हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आपका बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का न्यू बैच शुरू किया है 2024-25 के स्टूडेंट के लिए, और आपका ये जो पूरा सिलेबस है वो मैंने अपलोड कर दिया है। और आने वाले वर्षों में 25, 26, 27, 28 सभी वर्ष के बच्चों के लिए यही होगा, क्योंकि जो आपका सिलेबस है वो तो वही होगा NEP 2020 के अकॉर्डिंग हर यूनिवर्सिटी का। तो आपके लिए यही पढ़ना होगा। देखिए, अभी ये थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर में ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा आपको पढ़ना है, और ये तो आपको पता है कि मैं आपके हर सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रही हूँ नोट्स के साथ। तो इंग्लिश लिटरेचर का जो यूनिट नंबर 1 है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है एंड होप कि आप पढ़ चुके होंगे। यूनिट नंबर 2 हम आज पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। आज की वीडियो में यूनिट नंबर 2 पूरा कंप्लीट करा दूंगी आपका, तो इसलिए वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। आपका पूरा टॉपिक इस तरह से बता दूंगी कि एग्ज़ाम चाहे आपका ऑब्जेक्टिव्स होता हो या फिर सब्जेक्टिव होता हो, आने वाला हर क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। यूनिट नंबर 1 में ज़्यादा टॉपिक थे, तो 3 वीडियोज़ में मैंने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कराया है, पार्ट 1, 2 एंड 3। यूनिट नंबर 2 एक ही वीडियो में पूरा कवर करा दूंगी, तो इसलिए इसको पूरा एंड तक देखिएगा। यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, यानी कि ड्रामा के कितने तरह के एलिमेंट्स हैं यानी तत्व हैं। तो 10 टाइप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा आपको पढ़ने हैं। पहला है ऑथोरियल इंट्रूजन, दूसरा है कैकोफोनी, तीसरा है सरकमलोक्यूशन, चौथा है कॉन्फ्लिक्ट, पांचवा है डिक्शन, छठा है एपिलॉग, सातवां है एपिथेट, आठवां है यूफेमिज्म, नवां है यूफोनी, 10वां है मेलाप्रोपिज्म। तो ये 10 टाइप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका ऑथोरियल इंट्रूजन। अब ये देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ड्रामा के लिए। अब आप सोचेंगे एलिमेंट ऑफ ड्रामा होता क्या है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये बता देती हूँ। देखिए, जब भी कोई ड्रामेटिस्ट कोई ड्रामा लिखने जाता है तो उससे पहले उसे कुछ एलिमेंट्स की नीड होती है, जिनका यूज़ करके वो अपने ड्रामा को लिखता है। तो वही सारे यहाँ एलिमेंट्स आपको पढ़ने हैं कि राइटर को जब क्या चीज़ लिखनी होती है तो किस तरह के एलिमेंट का यूज़ वो अपने ड्रामा में लिखते टाइम करता है। तो वही एलिमेंट होता है। तो ऑथोरियल इंट्रूजन को देखते हैं। यहाँ पे नोट्स मैंने लॉन्ग बनाए हैं और आपके लिए पूरा हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के लिए। ऑथोरियल इंट्रूजन इज़ एन इंटरेस्टिंग लिटरेरी डिवाइस। ऑथोरियल इंट्रूजन इज़ एन इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प लिटरेरी डिवाइस है। लिटरेरी डिवाइस का मतलब साहित्यिक युक्ति है या ड्रामा का एलिमेंट है। वेयर इन द ऑथर पेनिंग द स्टोरी, जहाँ पर जब भी कोई ऑथर लिखता है स्टोरी को, पोएम और प्रोज और किसी कविता को या किसी गद्य को, स्टेप्स अवे फ्रॉम द टेक्स्ट एंड स्पीक आउट टू द रीडर। तो अपने रीडर से राइटर को बात करने के लिए ऑथोरियल इंट्रूजन का वो यूज़ करता है किसी भी स्टोरी में, किसी भी पोएम में या फिर किसी भी प्रोज में। ऑथोरियल इंट्रूजन एस्टैब्लिशेस ए 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन द राइटर एंड रीडर। जो ऑथोरियल इंट्रूजन है एक ऐसा एलिमेंट होता है ड्रामा का जो कि रिलेशनशिप यानी एक ऐसा रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, स्थापित करता है राइटर एंड रीडर दोनों के बीच में। राइटर कौन हो गया? जो ड्रामा को लिख रहा है। रीडर कौन हो गया? जो ड्रामा को पढ़ रहा है, यानी हम ड्रामा पढ़ेंगे। तो रीडर और राइटर के बीच में बहुत अच्छा एकदम डायरेक्ट रिलेशन क्रिएट हो जाता है ऑथोरियल इंट्रूजन के द्वारा। और इसका यूज़ राइटर इसलिए करता है ताकि वो डायरेक्ट अपने रीडर से अपना रिलेशन क्रिएट करके अपने रीडर को ये बता सके कि वो स्टोरी में क्या चीज़ें लिख रहा है, स्टोरी की क्या कहानी है, क्या थीम है, क्या कैरेक्टर है, सारे कुछ। क्योंकि जब आप स्टोरी को पढ़ते हैं तो आप जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं तो एंड तक आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो राइटर आपको डायरेक्ट बता रहा है, तो आप पढ़ते हैं और समझते हैं। तो वो क्या होता है? वो ऑथोरियल इंट्रूजन होता है। इट इज़ ए टाइप ऑफ लिटरेरी टेक्निक, ये एक लिटरेरी टेक्निक का टाइप होता है। ऑथर्स में यूज टू कम्युनिकेट, ऑथर्स मतलब राइटर जो लिख रहा है, लेखक जो है,
यूज टू प्रयोग करता है इस एलिमेंट का। कम्युनिकेट मतलब होता है बातचीत करने के लिए। डायरेक्टली यानी एकदम सीधे रूप में। विद देयर रीडर अपने रीडर से डायरेक्ट बात करने के लिए। ऑथोरियल इंट्रूजन का यूज़ राइटर के द्वारा किया जाता है। ऑथर expresses his view on some particular events, incident, etc. देखिए जो ऑथर होता है वो एक्सप्रेस करता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को या फिर कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स या इंसिडेंट्स यानी घटनाओं का वर्णन वो डायरेक्ट करता है, अपने रीडर को बताता है, डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है, तो वो होता है ऑथोरियल इंट्रूजन। यहाँ पे देखिए ये सारा जो एलिमेंट होता है कभी लॉन्ग में नहीं पूछता। एग्ज़ाम में आपसे ऐसे पूछेगा डिफाइन ऑथोरियल इंट्रूजन, वेरी शॉर्ट में पूछेगा तो आपके लिए आसानी होगी। लॉन्ग में देखिए जब पूछेगा तो आपसे ऐसे पूछेगा एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। तो यहाँ पर अब जब एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा की बात आ गई तो आपको ये पूरे 10 के 10 एक्सप्लेन करने होंगे, तो ये नोट्स आपके लिए हो जाएगा आपका पूरा लॉन्ग आंसर। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये कमेंट करते हैं कि मैम आप इस यूनिट का नोट हमें प्रोवाइड कर दीजिए, पीडीएफ हमें क्या मिल सकता है? तो जी बिल्कुल आपको जिस यूनिट का पीडीएफ चाहिए मिल सकता है। मैं एक यूनिट का फुल नोट्स आपको दे दूँगी 100 रुपये के अंदर में। तो आपको जिस भी यूनिट का नोट चाहिए आप उसके लिए मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और डायरेक्ट आप यही मैसेज कीजिएगा कि मैम यूनिट नंबर 1 या फिर 2 या फिर जिस भी यूनिट का आपको चाहिए आप मुझे मैसेज कीजिए। यूज़र नेम जो है मेरे टेलीग्राम का वो सक्सेस मास्टर पॉइंट है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए दूसरा एलिमेंट ऑफ ड्रामा है कैकाफोनी। कैकाफोनी क्या होता है? कैकाफोनी इज डिस्टर्बेंस इज वॉइस और साउंड। कैकोफोनी अशांति है, आवाज़ या ध्वनि है। ये एक तरह की आवाज़ होती है, ऐसी आवाज़ जो फियर पैदा करती है यानी डर पैदा करती है, जो थोड़ा डर भी नहीं तो थोड़ा ऐसा माहौल क्रिएट करती है जो अच्छा नहीं होता, जिसे सुनकर किसी भी इंसान को अच्छा फील नहीं होता। कैकोफोनी इज़ ए नॉइसी वर्ड दैट डिस्केंड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फोन आर मेकिंग नॉइस इन इंग्लिश। कैकोफोनी इज ए नॉइसी वर्ड। देखिए एक ये शोर करने वाला शब्द होता है दैट डिस्केंड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जो कि बना हुआ है ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड फोन से। आर मेकिंग नॉइस इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में कहा जाता है नॉइस, तो इंग्लिश में नॉइस कहा जाता है और ग्रीक लैंग्वेज में फ़ोन कहा जाता है फ़ोन। इस फ़ोन का मतलब होता है इंग्लिश में नॉइस। तो कैकोफोनी एक तरह की आवाज़ होती है, नॉइस होता है। बिकॉज फ़ोन मीन्स साउंड और वॉइस, यानी कि फ़ोन का मतलब होता है आवाज़ या ध्वनि। कैकोफोनी वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक कैकोस प्लस फ़ोन। कैकोफोनी जो वर्ड है वो आया है, बना हुआ है ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से कैकोस प्लस फ़ोन। देखिए कैकोस प्लस फ़ोन, इन्हीं दो वर्ड से मिलकर कैकोफोनी बनता है इंग्लिश का। और कैकोफोनी में जो कैकोस है इसका मतलब होता है कैकोस मीन्स बैड यानी बुरा, एंड फोन मीन्स वॉइस और साउंड। तो पूरा मतलब क्या होगा? कैकोफोनी का पूरा मतलब हो गया बैड साउंड यानी बुरी आवाज़, ऐसी आवाज़ जो लोगों को बहुत बुरा फील कराती है, अच्छा फील नहीं होता। इट इज़ ए लिटरेरी डिवाइस, ये एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है विच क्रिएट्स, जो क्रिएट करता है बैड फीलिंग, बहुत ही बुरी फीलिंग को, लाइक डिशेस क्रैशिंग ऑन द फ्लोर। देखिए जब भी कोई बर्तन ज़मीन पर गिरता है तो किस तरह की आवाज़ आती है? एकदम अजीब सी आवाज़ आती है। तो क्या उसे सुनकर अच्छा सा महसूस होता है? नहीं। अगर आप मान लीजिए कमरे में आप बैठे हुए हैं आराम से और किचन में आपका फैमिली का कोई भी मेंबर है, जैसे आपकी मम्मी हो या सिस्टर हो, कोई बर्तन अचानक से गिर जाए बहुत ज़ोर से आवाज़ करे, तो उसे सुन के हमें थोड़ा अजीब सा फील होता है, जैसे एक बैड फीलिंग, एक बैड नॉइस क्रिएट होता है। तो एक उसी को कैकोफोनी कहा जाता है। तो जब भी राइटर को कोई ऐसी बात कहनी होती है जिससे पढ़कर रीडर को अच्छा फील ना हो, तो वो ऐसे वर्ड्स का यूज़ करता है जो रीडर को बैड फील कराए। सेकेंड आपका है
पीपुल येलिंग इन ए ट्रैफिक एक्सीडेंट। जब देखिए रोड पर कोई एक्सीडेंट होता है तो किस तरह की लोग आवाज़ निकालते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ ऐसी आवाज़ होती है, तो वो भी बैड फील कराती है। तो वो भी कैकाफोनी का एक एग्जाम्पल है। फियर, जब किसी अंधेरे में जाने से इंसान क्या है, डरता है, तो वहाँ भी कुछ ऐसा होता है। एम्प्टीनेस, अकेले में कोई आवाज़ आए। एंड डार्कनेस, तो ये सारी जो वर्ड्स हैं हमें बैड फील कराते हैं। अगर कोई आपसे अंधेरे में जाने को कह दे, अंधेरा आपके लिए कैसा वर्ड हो जाएगा, आपके लिए बैड वर्ड हो जाएगा, आपके लिए बैड फीलिंग होगी। तो वो सब एग्जाम्पल है कैकाफोनी का। थर्ड एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा है आपका सरकमलोक्यूशन। सरकमलोक्यूशन का मतलब होता है टॉकिंग अराउंड। सरकमलोक्यूशन मीन्स टॉकिंग अराउंड, यानी घुमा फिरा कर बात करना। जब भी राइटर को अपने रीडर से घुमा फिरा कर कोई बात करनी होती है, तब वो इस एलिमेंट का यूज़ अपने ड्रामा के अंदर करता है, ताकि डायरेक्ट उसके रीडर को कोई बात समझ ना आए, थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो, उसके बाद समझे। घुमा फिरा कर राइटर बात करता है। ए circumlocution is a way of saying or writing something using more words than are necessary instead of being clear and direct। यहाँ पे एकदम क्लियर से वर्ड्स में मैंने लिखा है। देखिए circumlocution is a way, एक ऐसा तरीका है circumlocution और ऑफ सेइंग और राइटिंग, कहने का या फिर लिखने का। आप अगर घुमा फिरा के कोई बात कर रहे हैं तो भी तो सरकमलोक्यूशन ही है। राइटर लिख रहा है कुछ घुमा फिरा के, तो वो भी घुमा फिरा रहा है। समथिंग यूजिंग मोर वर्ड्स, ज़्यादा वर्ड्स को बना करके, देन आर नेसेसरी इंस्टीड ऑफ बीइंग क्लियर एंड डायरेक्ट। जहाँ पे आप नेसेसरी वर्ड्स को यूज़ करके किसी भी बात को बहुत क्लियर और डायरेक्ट किसी भी इंसान से कह सकते हैं, तो आप ऐसा ना करके आप मोर वर्ड्स यानी बहुत अधिक अननेसेसरी वर्ड्स का यूज़ करके घुमा फिरा कर कोई बात कहते हैं, तो वो आप क्या कर रहे हैं, आप टॉकिंग अराउंड यानी घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, जिसको लिटरेचर में सरकमलोक्यूशन कहा जाता है। और जब राइटर कोई ड्रामा लिखता है तो घुमा फिरा कर बात करने के लिए सरकमलोक्यूशन का यूज़ करता है। सरकमलोक्यूशन इट सेफ कंबाइंस टू लैटिन एलिमेंट्स। देखिए सरकमलोक्यूशन जो है बना हुआ है, कंबाइन है दो लैटिन एलिमेंट्स का। लैटिन भाषा के दो तत्वों से मिलकर बना है। सरकम मीनिंग अराउंड एंड लोक्यूशियो मीनिंग स्पीच। तो सरकम का मतलब होता है अराउंड, घुमा फिरा कर, और लोक्यूशियो मतलब होता है स्पीच यानी घुमा फिरा कर स्पीच देना या कोई बात कहना। तो लैटिन भाषा से ही बना है ये। वेन द ऑथर प्ले एनी स्टोरी, जब कोई लेखक प्ले करता है एनी स्टोरी किसी कहानी को, बट डोंट वांट टू मेक एनी डायरेक्ट रेफरेंस, बट डोंट वांट लेकिन नहीं चाहता है, टू मेक बनाना एनी डायरेक्ट रेफरेंस, कोई भी एकदम सीधे रूप से कोई रेफरेंस अपना नहीं बनाना चाहता अपने रीडर के साथ। सो दे क्रिएट्स ए वे टू गेट अराउंड द सब्जेक्ट। तो वो क्रिएट करता है, बनाता है एक तरीका, एक रास्ता टू गेट अराउंड द सब्जेक्ट को घुमा फिरा कर बात करने का। आपका फोर्थ एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष। आप जब भी कोई स्टोरी या मूवी देखते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं, तो आप उसमें कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर देखते हैं, क्योंकि बिना कॉन्फ्लिक्ट के बिना कोई स्टोरी या कोई ड्रामा इंटरेस्टिंग नहीं होगा। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये होता है हीरो जो है, मेन जो कैरेक्टर है, वो संघर्ष कर रहा है अपने जीवन में। संघर्ष किसी भी तरह का हो सकता है, वो विलेन के साथ लड़ सकता है या फिर अपने आप में अंदर अपने आप से संघर्ष कर रहा है। तो देखिए कई टाइप के कॉन्फ्लिक्ट हैं जो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा बता दूंगी। कॉन्फ्लिक्ट इज़ ए मेजर लिटरेरी एलिमेंट ऑफ ड्रामेटिक स्ट्रक्चर। जो कॉन्फ्लिक्ट है एक लिटरेरी एलिमेंट है किसी भी ड्रामेटिक स्ट्रक्चर का, किसी भी ड्रामा का। दैट क्रिएट्स, जो क्रिएट करता है चैलेंजेस, चुनौती को इन ए स्टोरी, किसी भी कहानी में। कॉन्फ्लिक्ट में बी इंटरनल और एक्सटर्नल। कॉन्फ्लिक्ट यानी जो संघर्ष होता है वो दो तरह का होता है, एक इंटरनल होता है
और एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल का मतलब एक ऐसा, देखिए इंटरनल मतलब आंतरिक मुटाव, आंतरिक जो होता है, जो हीरो अपने अंदर ही संघर्ष कर रहा है, उसके बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। मैंने यहाँ पे सारा कुछ नोट कर दिया है आपकी आसानी के लिए। तो देखिए पहला है माइंड वर्सेस बॉडी। देखिए बहुत मेहनत से मैं नोट्स बनाती हूँ आपके लिए, तो इसलिए वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि हर किसी के साथ हम जुड़ सकें, हर कोई पढ़ सके। पहला है माइंड वर्सेस बॉडी। माइंड यानी कि दिमाग और बॉडी यानी कि शरीर। तो ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसमें जो मेन हीरो होता है अपने आप में अपने दिमाग और बॉडी के साथ संघर्ष करता है। देखिए वन टाइप ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इस प्रकार का आंतरिक संघर्ष दैट अकर्स इन स्टोरीज इन माइंड वर्सेस बॉडी। इस प्रकार का जो आंतरिक संघर्ष है जो कहानियों में मन बनाम शरीर में होता है। मन यानी दिमाग, माइंड, शरीर यानी बॉडी, वर्सेस मतलब बनाम, यानी ऐसा इस कॉन्फ्लिक्ट जो दिमाग और शरीर, अपने दिमाग और शरीर के साथ किया जाता है। इट अकर्स, ये तब घटित होता है, अकर्स मतलब घटित होना। इट अकर्स, ये तब घटित होता है व्हेन, जब द प्रोटागोनिस्ट यानी हीरो, जो आप मूवी देखते हैं उसमें हीरो होता है, तो लिटरेचर की लैंग्वेज में हीरो को प्रोटागोनिस्ट कहा जाता है और विलन को एंटागोनिस्ट कहा जाता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि लिटरेचर में बार बार हीरो नहीं आएगा, प्रोटागोनिस्ट एंटागोनिस्ट वर्ड ही आएगा। इट अकर्स, ये तब घटित होता है व्हेन, जब द प्रोटागोनिस्ट और द मेन कैरेक्टर, देखिए प्रोटागोनिस्ट और मेन कैरेक्टर यानी जो मेन हीरो है, फाइट अगेंस्ट हीज, जो लड़ रहा है खिलाफ, बॉडली एडिक्शन सच एज इन द केस ऑफ सम ड्रग एडिक्ट। देखिए इस तरह का जो स्ट्रगल होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है माइंड वर्सेस बॉडी, ये तब किसी भी स्टोरी में हम देखते हैं जब जो मेन हीरो होता है स्टोरी या ड्रामा के अंदर, वो अपनी शारीरिक लत के खिलाफ अपने आप में, अपने अंदर ही अंदर लड़ता है। जैसे कि कुछ नशे की लत अगर उसे लग गई है तो उससे निपटने के लिए वो अपने आप में संघर्ष कर रहा है। ड्रग मतलब क्या होता है, नशा, नशे की आदत उसे लग गई है, उससे बचने के लिए, उससे संघर्ष करने के लिए वो अपने दिमाग और अपनी बॉडी के साथ संघर्ष करता है। तो ये एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा है माइंड वर्सेस माइंड, यानी कि दिमाग का दिमाग के साथ संघर्ष। द सेकेंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इज माइंड वर्सेस माइंड। दूसरा जो महत्वपूर्ण आंतरिक संघर्ष है वो मानसिक सोच का संघर्ष है, विच इज़ द मेंटल थिंकिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि मानसिक सोच का संघर्ष है। इट अकर्स, ये तब घटित होता है व्हेन, जब ए पर्सन हैज़ डिज़ायर्स, किसी भी व्यक्ति के पास इच्छाएं तो बहुत हैं, बट लेकिन ही आल्सो हैज़ टू फुलफिल हीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और उसके पास बहुत इच्छाएं होती हैं लेकिन उसे अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करनी होती है। तो ऐसा व्यक्ति देखिए जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और उसकी अपनी आप में कुछ इच्छाएं भी हैं जो वो पूरी भी करना चाहता है, लेकिन ज़िम्मेदारियां उसे अपनी पहले फुलफ़िल करनी है, अपनी ज़िम्मेदारी को पहले निभाना है। तो इसलिए वो अपने दिमाग के साथ ही संघर्ष करता है। और इस तरह का स्ट्रगल भी हम देखते हैं मूवीज़ के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा। तो फिर देखिए जब व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और इच्छाएं भी हैं तो वो पहले क्या करेगा, उसे अपना कर्तव्य निभाना होगा। अपने कर्तव्य को निभाने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करनी होगी, या आत्महत्या करके मरना होगा, या अपने अस्तित्व के लिए उसे संघर्ष करना होगा। तो देखिए बहुत बार ऐसा हम देखते हैं जो हीरो है उसके ऊपर फैमिली की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फिर उसकी अपने आप में भी कुछ डिज़ायर होती है, तो उसके पास अब ऑप्शन नहीं होता है, वो खुद को मार ले, अपने आप को ख़त्म कर ले, या अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष करे। अगर उसे ज़िंदा रहना है तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी होगी और अपने डिज़ायर को पहले साइड रखना होगा, उसके बाद ही वो कुछ करेगा।
तो इस तरह का संघर्ष जो होता है माइंड वर्सेस माइंड होता है। अब देखिए एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो अब बाहर के हिस्सों के साथ संघर्ष होगा। अभी तक आपने आंतरिक हिस्सों के साथ संघर्ष देखे, बॉडी का माइंड के साथ, माइंड का माइंड के साथ। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स इज़ ऑफ फॉलोइंग काइंड्स, ये भी कई तरह के हैं। पहला है कॉन्फ्लिक्ट विद नेचर, प्रकृति के साथ संघर्ष करना। इट हैपेंस, ये तब घटित होता है व्हेन ए मैन कम्स इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स विद नेचर, जब कोई इंसान, जैसे आप लोगों ड्रामा में पढ़ेंगे या स्टोरी मूवी में देखा होगा, जब भी कोई व्यक्ति नेचर यानी प्रकृति के साथ संघर्ष करता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स विद नेचर कहा जाएगा। इट हैपेंस इन हार्डीज नॉवेल एज हीज प्रोटागोनिस्ट कम्स इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद नेचर एंड लॉसेस। हार्डी के उपन्यासों में देखिए, हार्डी के उपन्यासों में ऐसा होता है। हार्डी का उपन्यास, जिन्होंने ड्रामेटिस्ट थे हार्डी, तो हार्डी के उपन्यासों में ऐसा होता है क्योंकि उनका नायक जो होता है, उनके नावल के अंदर जो प्रोटागोनिस्ट यानी जो हीरो होता है, वो नेचर के साथ संघर्ष करता है और संघर्ष नेचर के साथ करता है एंड लॉसेस, और हार भी जाता है, क्योंकि प्रकृति के साथ संघर्ष करके ज़रूरी नहीं है व्यक्ति जीत जाए, तो वो हार जाता है। दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट्स विद सोसाइटी, सोसाइटी के साथ यानी समाज के साथ संघर्ष करना। इट हैपेंस विद द मेन प्रोटागोनिस्ट who comes into conflicts with the social setup, norms, traditions and conventions। देखिए, जब भी किसी स्टोरी का मुख्य नायक यानी जो हीरो होता है, वो समाज में मानदंड जो हैं और जो ट्रेडिशन यानी परंपराएं हैं, उन सभी के साथ अगर वो संघर्ष करता है तो उस तरह का संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट्स विद सोसाइटी कहा जाता है, कि समाज में जो अलग अलग पहलू हैं उनके साथ संघर्ष करना। तो मेन हीरो ही संघर्ष करता है स्टोरी में, तो वो होता है कॉन्फ्लिक्ट्स विद सोसाइटी। ये सब टाइप ऑफ एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है और आपसे भी पूछा जाएगा। आपका 5th एलिमेंट ऑफ ड्रामा है डिक्शन। डिक्शन का मतलब होता है, डिक्शन को हिंदी में कहते हैं शब्द चयन, यानी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स और वोकेबलरी। देखिए, जब भी कोई राइटर कुछ लिखता है, कोई ड्रामा लिखता है, ड्रामेटिस्ट है, ड्रामा लिखता है या फिर स्टोरी लिखता है, तो सबसे पहले वो किस टॉपिक पे लिखेगा वो चूज़ करने के बाद वो उसके अकॉर्डिंग वर्ड्स को चूज़ करता है, जिन वर्ड्स को यूज़ करके वो अपनी स्टोरी या ड्रामा को लिखेगा और कंप्लीट करेगा। तो डिक्शन मतलब वर्ड्स को चुनना और उन्हीं को प्रयोग करके अपने वर्क को कंप्लीट करना। देखिए, यहाँ पे डिक्शन में बाय मिस्टेक सी छूट गया है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा अगर आप लोग नोट करना चाह रहे हैं तो। डिक्शन रिफर्स टू द लिंग्विस्टिक चॉइसेस मेड बाय ए राइटर। डिक्शन जो है रिफर्स करता है, बताता है टू द लिंग्विस्टिक मतलब होता है भाषाई, अलग अलग भाषाओं को चूज़ करना। मेड बाय ए राइटर, किसी भी लेखक के द्वारा। टू कन्वे मतलब बताने के लिए, किसको? रीडर को। एन आइडिया, किसी भी विचार को बताने के लिए। कन्वे एन आइडिया और टेल ए स्टोरी इन एन इफेक्टिव वे। राइटर डिक्शन का यूज़ करता है, डिक्शन के थ्रू लिंग्विस्टिक यानी अलग अलग भाषाओं को चुनता है कि उसे किस लैंग्वेज में अपने वर्क को लिखना है। एंड कन्वे एन आइडिया, किसी विचार को बताना है या किसी कहानी को कहना है। एन इफेक्टिव वे, एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से, जिससे जब उसका रीडर उसकी स्टोरी को पढ़े तो रीडर को बहुत मज़ा आ जाए। देखिए, जब भी राइटर इंटरेस्टिंग तरीके से लिखते हैं तभी रीडर को पढ़ के बहुत मज़ा आता है। द ऑथर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स और वोकेबलरी एंड द आर्टिस्टिक अरेंजमेंट्स ऑफ दीज वर्ड्स इज़ व्हाट constitutes the style and establishes the voice of a literary work। देखिए, द ऑथर सिलेक्शन, जो ऑथर है, जो लेखक होता है, वो शब्दों को ऐसे चूज़ करता है या वोकेबलरी को ऐसे चूज़ करता है
और ताकि जो उसके शब्दों की कलात्मक व्यवस्था हो वो बहुत अच्छी हो और अच्छी शैली का निर्माण हो, और साहित्यिक कृतियों की आवाज़ को भी वो स्थापित करती है। यानी डिक्शन कुल मिलाकर वो होता है जिसमें राइटर ऐसे वर्ड्स को चूज़ करता है, ऐसी वोकैबुलरी को चूज़ करता है जिससे वो अपने रीडर को एक इफ़ेक्टिव वे में, एक सही तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से स्टोरी को बता सके और अच्छे से रीडर उसकी स्टोरी को पढ़ के समझ सके। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिक्शन इन राइटिंग। यहाँ पे मैंने कुछ टाइप्स ऑफ डिक्शन नोट किए हुए हैं अलग अलग टाइप के, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं। देयर आर 8 कॉमन टाइप्स ऑफ डिक्शन। फर्स्ट है फॉर्मल डिक्शन, सेकेंड है इनफॉर्मल डिक्शन, थर्ड है पेडेंटिक डिक्शन, फोर्थ है कॉलोक्वियल डिक्शन, 5 है स्लैंग डिक्शन, 6 है एब्स्ट्रैक्ट डिक्शन, 7 है कॉन्क्रीट डिक्शन, ये टी है CONCRETE, 8th है पोएटिक डिक्शन। तो ये टाइप ऑफ डिक्शन है, आप इनको याद कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं इनको भी मैं नोट्स के थ्रू आपको प्रोवाइड करूँ तो PDF में मैं आपको दे दूँगी अगर आप मुझसे कहेंगे तो। 6 है आपका एपीलॉग। एपीलॉग क्या होता है, पढ़ें फिर समझते हैं। द वर्ड एपीलॉग कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एपिलोगोस। एपिलोगोस है EPI है, ओके, LOGOS है। तो ग्रीक भाषा का वर्ड है एपिलोगोस जिससे बना है एपीलॉग, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है कॉन्क्लूज़न वर्ड। कॉन्क्लूज़न वर्ड यानी निष्कर्ष, उपसंहार। आप लोग देखिए कॉन्क्लूज़न लिखते हैं ना, स्टोरी पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोग एस्से में भी एग्ज़ाम में कॉन्क्लूज़न लिखते हैं। यानी कि आपने पूरा एस्से लिख लिया, पूरा एस्से लिखने के बाद आप जो उसका निष्कर्ष होता है वो आप कॉन्क्लूज़न में लिखते हैं। पूरा क्या था आपका एस्से, किस टॉपिक पर था, उसका निष्कर्ष आप लोग कॉन्क्लूज़न में लिखते हैं, तो वही एपीलॉग होता है। लिटरेचर की लैंग्वेज में कॉन्क्लूज़न को एपीलॉग कहा जाता है। ये एक एलिमेंट ऑफ ड्रामा होता है और इसका यूज़ राइटर अपने वर्क में करता है जिससे वो अपने ऑडियंस को अपने पूरे वर्क का फिर कॉन्क्लूज़न बता सके। इट ऑलवेज कम्स एट द एंड ऑफ द लिटरेरी वर्क, और ये हमेशा आता है एंड यानी अंत में। लिटरेरी वर्क का मतलब किसी भी ड्रामा, नॉवेल, स्टोरी सभी में एंड में आएगा। कभी भी कॉन्क्लूज़न आप लोग अपना एस्से लिखने से पहले नहीं लिखते। पूरा एस्से आपने किस पर लिखना है, विज्ञान पे लिखना है, साइंस पे आपको एस्से लिखना है, तो आप कॉन्क्लूज़न एंड में ही लिखोगे, हमेशा पहले नहीं लिखोगे। Therefore, opposite of a prologue और epilogue always अपोजिट यानी उल्टा होता है प्रोलॉग का। आप लोग हिंदी में जब एस्से लिखते हैं यानी निबंध लिखते हैं, तो अगर आपको विज्ञान के ऊपर निबंध लिखना है तो आप लोग पहले प्रस्तावना डालते हैं और विज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं, और फिर एस्से पूरा लिखने के बाद आप नीचे उपसंहार लिखते हैं यानी कॉन्क्लूज़न लिखते हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर में जो प्रस्तावना होती है वो प्रोलॉग होती है और कॉन्क्लूज़न जो होता है वो एपीलॉग होता है। तो एपीलॉग अपोजिट होता है प्रोलॉग का, बिकॉज एपीलॉग जो होता है ऑलवेज स्टोरी के स्टार्ट में आता है, विच ऑलवेज कम्स एट द बिगिनिंग। स्टोरी के शुरू में स्टोरी के बारे में हिंट दी जाती है। जब भी कोई राइटर प्रोलॉग लिखता है, प्रोलॉग में अपने स्टोरी के बारे में पूरा हिंट दे देता है अपने रीडर को, अपने ऑडियंस को, कि आगे क्या क्या हो सकता है। उसके बाद पूरी स्टोरी एंड होती है तो वो एपीलॉग लिखता है और पूरी स्टोरी का कॉन्क्लूज़न लिखता है। एन एपीलॉग इज़ ए नाइस वे टू लेट योर रीडर नो व्हाट हैपेंड टू योर कैरेक्टर आफ्टर द स्टोरी हैज़ एंडेड। एपीलॉग एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है टू लेट योर रीडर, जो बताने के लिए अपने रीडर को कि व्हाट हैपन टू योर कैरेक्टर, कि तुम्हारा कैरेक्टर जो चरित्र है वो क्या करेगा, क्या क्या किया। स्टोरी के एंड में ये सारा कुछ बताया जाता है। एन एपीलॉग इज़ प्लेस्ड आफ्टर द मेन बॉडी ऑफ द स्टोरी, और एपीलॉग जो होता है हमेशा पूरी मेन बॉडी जो होती है स्टोरी की उसके बाद आता है, कभी भी स्टोरी के पहले नहीं आता। आप इतना ही याद रखिए, ये कॉन्क्लूज़न होता है जो पूरी स्टोरी का निष्कर्ष यानी कॉन्क्लूज़न बताता है। वाइल ए प्रोलॉग, क्योंकि जो प्रोलॉग होता है वो ऑलवेज स्टार्ट में आता है।
इज प्लेस्ड, देखिए इज प्लेस्ड मैंने 2 बार लिख दिया। इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग, प्रोलॉग ऑलवेज बिगिनिंग में आता है और एपिलॉग एंड में। द एपिलॉग ओरिजिनेटेड विद ग्रीक प्लेराइट्स एंड पोएट्स, और एपिलॉग की जो उत्पत्ति हुई है, ओरिजिनेटेड यानी उत्पत्ति हुई है उसकी ग्रीक के प्लेराइट में हुई है, ग्रीक के पोएट्स के द्वारा हुई है। इट सर्व बोथ एज द समरी ऑफ द प्लेज मोरल लेसन, क्योंकि जो एपिलॉग होता है वो पूरी समरी भी बता देता है शुरू में क्या क्या चीज़ें हुई, प्लस वो कोई ना कोई मोरल लेसन भी ज़रूर देता है। पूरे स्टोरी में क्या चीज़ें हुई उसका जो मोरल लेसन अपने ऑडियंस को देना चाहिए वो राइटर एपिलॉग के थ्रू देता है। 7th है एपिथेट। एन एपिथेट इज़ ए लिटरेरी डिवाइस। एपिथेट एक लिटरेरी डिवाइस है दैट इज़ यूज टू डिस्क्राइब क्वालिटी समबडी और समथिंग। राइटर को अगर अपने वर्क में, अपने स्टोरी में किसी भी इंसान की या फिर किसी भी वस्तु की क्वालिटी यानी उसके गुणों को, उसकी अच्छाइयों को एक्सप्लेन करना होता है, तब राइटर एपिथेट का यूज़ करता है। एपिथेट एक बहुत ही अच्छा एलिमेंट ऑफ ड्रामा है। द वर्ड एपिथेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एपिथेटोन। एपिथेटोन जो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है उसी से इंग्लिश का एपिथेट बना है। एन एपिथेट इज़ ए लिटरेरी डिवाइस दैट डिस्क्राइब्स ए पर्सन, किसी व्यक्ति की, प्लेस किसी स्थान की, और ऑब्जेक्ट किसी वस्तु की, बाई अकम्पेनिंग ऑफ रिप्लेसिंग इट विद ए डिस्क्रिप्टिव वर्ड और फ्रेज। देखिए एपिथेट एक ऐसा एलिमेंट ऑफ ड्रामा है जिसमें किसी इंसान की, किसी चीज़ की या फिर किसी भी जगह की तारीफ़ करने के लिए, उसकी क्वालिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए राइटर एपिथेट का यूज़ करता है, और एपिथेट के थ्रू वो किसी फ्रेज़ या किसी वर्ड का यूज़ करता है, और उन्हीं फ्रेज़ या वर्ड के थ्रू राइटर किसी भी इंसान की, किसी भी वस्तु की या किसी जगह की तारीफ़ करता है। तो तारीफ़ करने के लिए एपिथेट का यूज़ स्टोरी या ड्रामा में किया जाता है। 8th है यूफेमिज्म, ए वर्ड और फ्रेज यूज टू अवॉइड सेइंग एन अनप्लीजेंट और ऑफेंसिव वर्ड। देखिए जो यूफेमिज्म होता है ये एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस होता है जिसका यूज़ राइटर तब अपने वर्क में करता है जब किसी ऐसी बात को बताना हो जो सुनने में बहुत तकलीफ़ दे सकती है, बुरी होती है, लेकिन ऐसे वर्ड्स के थ्रू बता दिया जाता है कि सुनने में उतना बुरा ना लगे और इंसान उतना ज़्यादा नाखुश ना हो। मतलब ऐसा वर्ड कहना होता है जब, जैसे अगर किसी इंसान के मरने की खबर दी जाए तो अगर कहा जाए वो मर गया तो कितना सुनने में अजीब लगेगा। तो इसलिए राइटर ऐसे वर्ड के थ्रू उसको बता देता है कि सुनने में अजीब भी ना लगे। एग्जाम्पल के थ्रू ही डाइड लास्ट नाइट, अगर कहना रहे कि वो रात को मर गया तो ही डाइड लास्ट नाइट कहने के बजाय अगर ही पास्ड अवे कहा जाए कि वह गुजर गया या उसकी मृत्यु हो गई, तो इंग्लिश में अगर इस तरह से कहा जाएगा तो उतना बुरा इंसान को सुनने में नहीं फील होगा। तो इसलिए राइटर यूफेमिज्म का यूज़ तब करता है। नेक्स्ट है आपका यूफोनी। यूफोनी कैकाफोनी का पूरा अपोजिट होता है। कैकाफोनी मीन्स बैड वॉइस, यानी ऐसी आवाज़ जो सुनने में बुरी लगे, लेकिन यूफोनी जो होता है एक ऐसी वॉइस होती है, एक ऐसी आवाज़ होती है जो गुड फील कराती है, अच्छी वॉइस होती है। यूफोनी कंबाइंस टू वर्ड यू प्लस फोनी, इन विच यू मीन्स गुड और फोनी मीन्स साउंड और वॉइस। गुड मतलब, यू मतलब अच्छा, गुड, फोनी मतलब साउंड या फिर आवाज़। तो यूफोनी का मतलब क्या हुआ? अच्छी आवाज़, गुड वॉइस, गुड साउंड। यूफोनी मीन्स प्लीजिंग और स्वीट साउंड, यानी अच्छी, खुश करने वाली और प्यारी आवाज़ यूफोनी होती है। मेलोडियस कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट गिव टू प्लीजेज द ईयर लाइक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। देखिए मेलोडियस कलेक्शन ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का कलेक्शन जो बहुत मीठा हो, अच्छा हो, स्वीट हो। दैट गिव टू प्लीजेज द ईयर, जो कानों को बहुत अच्छा सुकून फील कराए। लाइक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और इसके थ्रू आप, और इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। जो वर्ड्स आपको सुनने में आपके कान को अच्छा लगे, गुड आपको फील हो, अच्छा फील हो, वो होता है यूफोनी। जब आपको कोई चीज़ सुनकर बैड फील हो, उस आवाज़ को कहते हैं कैकोफोनी।
आपका 10th है मैलाप्रोपिज्म। मैलाप्रोपिज्म भी आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ड्रामा है और इसका यूज़ राइटर कब करता है समझ लीजिए। ए मैलाप्रोपिज्म इज़ द मिसयूज ऑफ ए वर्ड दैट हैज़ ए सिमिलर साउंड ऑफ द करेक्ट वर्ड। देखिए मैलाप्रोपिज्म जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा जितना 9th आपने पढ़ा वो सब भी इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम में पूछेगा, ऐसा मत सोचिएगा कि एक पूछेगा फिर इसमें से 9 नहीं पूछेगा, 3-4 भी पूछे जा सकते हैं एक पेपर में। देखिए मैलाप्रोपिज्म एक ऐसा एलिमेंट है, इसका यूज़ राइटर तब करता है, इसका मतलब क्या होता है, मिस यूज़ ऑफ ए वर्ड दैट हैज़ सिमिलर साउंड ऑफ द करेक्ट वर्ड। आपको लिखना है SELL सेल मतलब बेचना, तो सेल CELL सेल कोशिका, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है मगर मीनिंग क्या है अलग है, स्पेलिंग क्या है अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या है सेम है, सिमिलर साउंड है सेल सेल दोनों के पास। तो अगर राइटर को ये वाला सेल लिखना है कोशिका वाला, इसकी जगह पे ये वाला सेल लिख दे तो पढ़ेंगे जब आप तो आपको लगेगा सेल। प्रोनाउंसिएशन तो हमारा सही निकल रहा है, प्रोनाउंसिएशन सही होगा बट मीनिंग और स्पेलिंग गलत होगी। तो राइटर जब भी किसी सिमिलर साउंड वाले वर्ड्स को यूज़ करता है किसी भी करेक्ट वर्ड के जगह पर तो वो होता है मैलाप्रोपिज्म। और राइटर इस तरह का भी कभी कभी यूज़ करता है, कभी कभी रीडर को अपने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए राइटर ऐसी चीज़ों का यूज़ करता है। तो ये होता है मैलाप्रोपिज्म एंड आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा का मॉडल पेपर जो है एग्ज़ाम का वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ कि एग्ज़ाम में क्या बेस होता है, आपके एग्ज़ाम का कैसा पेपर होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट में, लॉन्ग में, वेरी शॉर्ट में, तो आप देख लीजिएगा। और जिनकी ऑब्जेक्टिव्स टाइप पेपर होती है तो उनके लिए मैं MCQ की वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है, आप फुल क्लास करते रहा कीजिए। एग्ज़ाम से पहले आपके मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड कर दी जाएंगी ऑब्जेक्टिव, तो आप उनको पढ़ के चले जाइएगा एग्ज़ाम में। और जिनकी सब्जेक्टिव होती है वो प्री क्लास करेंगे, प्लस मॉडल पेपर की वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसके लिए देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूँगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उसके अलावा एग्ज़ाम से पहले न्यू मॉडल पेपर की वीडियोस मैं लगातार अपलोड करती रहूँगी। तो बेस्ट ऑफ लक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।